हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपना बेस्ट दे रहे होंगे। मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं, देख ही रहे होगे स्क्रीन पे, सुपर फास्ट रिवीजन कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और हमारा टारगेट है केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में 23 आउट ऑफ 23। जी हाँ, अगर इस वीडियो को लास्ट तक आप बने रहते हैं, लास्ट तक देखते हैं और जैसा मैं बताते जा रहा हूँ वैसा करते हैं, तो मैं एश्योर कर रहा हूँ आपको कि 23 मार्क्स आपके सिक्योर्ड हैं, कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, बस आपको लास्ट तक बने रहना है और चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, आज का ये टॉपिक, आज का ये फिजिकल केमिस्ट्री का सुपर फास्ट रिवीजन, 20 मिनट्स का सुपर फास्ट रिवीजन, तीनों चैप्टर्स सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स तीनों पढ़ने वाले हैं और एनर्जी के साथ पढ़ने वाले हैं। तो हो तैयार? करोगे वार? स्टार्ट करें। चलिए, तो आज का पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए क्वेश्चंस जो भी आते हैं वो आपको स्टार्टिंग से ही बहुत सारे क्वेश्चन, अभी जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स भी से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे केवल टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, चीज़ों को बताऊँगा भी, जो जो डाउट्स हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बस आपको नोटबुक लेके बैठनी है, पेन से लिखते चले जाना है, जो भी चीज़ें मैं बताऊं लिखते चले जाइएगा। ठीक है, और उसका पीरियोडिक रिवीजन तो करिएगा। पीरियोडिक रिवीजन करेंगे क्योंकि देखो, जब मल्टीपल रिवीजन्स होंगे तभी आपके यहाँ पे, ठीक है, बैठा रहेगा। नहीं तो कहोगे सर भूल गए थे, सर याद तो था, पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा था उस टाइम एग्ज़ाम के टाइम पे। तो भूलना नहीं है। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहला है मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100, जो कि यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट भी ग्राम में होता है और मास ऑफ सोल्यूशन भी ग्राम में होता है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या, जब क्वेश्चंस आते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आते, कंसंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी न्यूमेरिकल्स सोल्यूशन के आते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि ऐसे लिख दिया होता है कि एक टर्म लिखा होगा 5% मास बाय मास। ठीक है, 5% मास बाय मास। अब कुछ बच्चे समझ नहीं पाते। ठीक है, तो ये 5% मास बाय मास का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, याद रखिएगा, इज डिजॉल्व इन, ठीक है, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ, ठीक है, सोल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, यही 5% मास बाय वॉल्यूम होता तो 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको इन टर्म्स को समझना है। अब इस टर्म को समझ गए तो आप आराम से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी वही है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी वही है यहाँ पे भी। ठीक है, इसको भी, और ये जितने भी वॉल्यूम वाले टर्म होते हैं ना, जहाँ पे वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे ये। ठीक है, उसके साथ साथ मोलैरिटी, आप जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो लीटर्स में होगा। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में ये ml में होगा। ठीक है, यहाँ पे ml में लेते हैं, लेकिन मोलैरिटी में आप इनको लीटर्स में लोगे। ठीक है, मोलैलिटी भी आती है, मोलैरिटी का छोटा भाई है। ठीक है, छोटा भाई चचेरा भाई नॉर्मैलिटी होता है। ठीक है, तो मोलैलिटी और मोलैरिटी में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या है? मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वहाँ पे किलोग्राम लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे सोल्यूट का मास लिया जाता है, सॉल्वेंट का मास लिया जाता है। फिर आते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर जो भी होगा ये गैस इन लिक्विड सोल्यूशन के लिए होता है। ठीक है, जो हेनरीज लॉ दिया गया था ये किसके लिए दिया गया था? गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन के लिए दिया गया था, और जो कि जिसका फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू KH इंटू, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है? गैस।
गैस एंड लिक्विड सोल्यूशन है तो गैस इज अ सोल्यूट और उसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली हेनरी ने बताया था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी डिफाइन होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला बनता है पी प्रेशर इज इक्वल टू के एच, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, के एच की वैल्यू आती है जो कि हेनरीज कांस्टेंट जिसे कहा जाता है, और ये हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, और यहाँ से एक एप्लीकेशन पूछा जाता है कि हेनरी कांस्टेंट जो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर के एच बढ़ाओगे, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के एच भी बढ़ेगा, और के एच जो है यानी हेनरीज कांस्टेंट ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से एक एप्लीकेशन बनता है कि एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक स्पीसीज जो होते हैं वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू हॉट वाटर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो केएच की वैल्यू ज़्यादा होगी, केएच की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी गैस की यानी ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, इन गैसेस की कम होगी ना, सॉल्युबिलिटी कम होगी तो एक्वेटिक स्पीसीज सांस कहाँ से लेंगे, गैसेस ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उनको, इसीलिए कोल्ड वाटर में ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं। फिर आते हैं राउल्स लॉ पे। राउल्स लॉ का फॉर्मूला क्या था कि जो भी आपका ये किसके लिए है, ये कौन से सोल्यूशन के लिए है, देखिए सोल्यूशन याद रखिएगा, ये कौन से सोल्यूशन के लिए, हाँ, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के लिए, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के लिए है ये। ठीक है, राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ क्या कहता है कि जो भी पार्शियल प्रेशर होगा मिक्सचर का, ठीक है, सोल्यूशन का, वो इक्वल होता है उसके प्योर सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सोल्यूट। ठीक है, जो भी सोल्यूट उसमें डिसॉल्व किया गया है, और यहाँ से आप पी टोटल निकाल सकते हैं, पी टी इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। वहाँ पे काई2 है, वो x2 भी पढ़ते हैं, काई2 का मतलब वहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बात की जा रही है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है। फिर आते हैं आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, जो भी ऐसे कोई भी सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं उनको आइडियल सोल्यूशन कहा जाता है। उसके साथ साथ आइडियल सोल्यूशन जब बनाए जाते हैं तो उनकी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो होती है, ज़ीरो के इक्वल। एंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, ये भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। और उसके साथ साथ इसके लिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमेशा ज़ीरो से क्या होती है, छोटी होती है, यानी माइनस में होगी तो हमेशा स्टेबिलिटी स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, डेल्टा एस यानी एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी हमेशा ज़ीरो से बड़ा होता है। ठीक है, ज़ीरो से ज़्यादा होता है यानी पॉजिटिव होगा। उसके साथ साथ फिर आते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन पे। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, यानी इनके केस में हमेशा जो पी टोटल होगा यानी टोटल प्रेशर होगा वो ऑब्जर्व्ड प्रेशर और कैलकुलेटेड प्रेशर दोनों बराबर नहीं आते। आइडियल के केस में दोनों बराबर आते हैं, लेकिन नॉन आइडियल के केस में ऑब्जर्व टोटल प्रेशर और कैलकुलेटेड टोटल प्रेशर दोनों इक्वल नहीं होते हैं। क्यों इक्वल नहीं होते, उसका रीज़न दो तरीके से बताया गया है, निगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो होगा वो कैलकुलेटेड से ज़्यादा होगा, और निगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि ऑब्जर्व प्रेशर कैलकुलेटेड प्रेशर से कम होता है। और इसका रीज़न क्या है कि पॉजिटिव डेविएशन में मॉलिक्यूल जो आइडियल सोल्यूशन होगा उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो वीकर होता है इन कंपैरिजन टू देयर इंडिविजुअल वन। लेकिन निगेटिव डेविएशन के केस में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स के बीच सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो प्रेशर जो उनके इंटरेक्शंस होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगर होते हैं इन कंपैरिजन टू देयर इंडिविजुअल वन। इसीलिए वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है पॉजिटिव डेविएशन के केस में, पी टोटल के केस में, और यहाँ पे पहले से भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा है। देख लीजिए ग्राफ को, देखिए यहाँ पे प्रेशर, दोनों प्रेशर PA प्लस PB यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन ये ग्राफ ऐसे बन रहा है। ठीक है, यानी चेंज क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे P टोटल यहाँ इस लाइन से शो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि इंट्रैक्शन स्ट्रांगर होगा। ठीक है, तो प्रेशर
कम आएगा। समझ में? वॉल्यूम वोलेटाइल कम होगा ना, जब प्रेशर भाई स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन गया है तो वेपराइज कम होंगे, वेपराइज कम होंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। समझ में? क्लियर हुई? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला क्या है? पी प्योर स्टेट में जो भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है माइनस वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन स्टेट, यानी सोल्यूशन के फॉर्म में, अपॉन पी एस नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या है? एक्स नॉट ये काई नॉट क्या है? काई नॉट है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, ठीक है, इसी को स्पेशल केस में लेते हैं, तो स्पेशल केस में इसका फॉर्मूला बन जाता है पी एस नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ठीक है, वेयर N2 N1, N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अपॉन N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझ में? ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है स्पेशल केस में। इसी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्यों होता है? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो जो भी नॉर्मल टेम्परेचर होगा किसी भी सॉल्वेंट का, बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, वो अपने बॉइलिंग टेम्परेचर से थोड़ा सा उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है ऑन एडिंग सोल्यूट। तो इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आती है वो इक्वल टू होता है के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, के बी इंटू वेयर के बी क्या है? कांस्टेंट है, और मोलैलिटी क्या किससे डिफाइन किया था? अभी बताया था कि मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन मास 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व किए गए हैं, ये मोलैलिटी डिफाइन करता है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा टी बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और डेल्टा टी बी यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होगा टी बी माइनस टी बी नॉट, वेयर टी बी क्या होगा? टी बी व्हाट? टी बी, टी बी वो है सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और टी बी नॉट क्या है? प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। ये कंसिडर करके एकदम याद रखिएगा। ठीक है, आपके टिप्स पे होना चाहिए हर एक फॉर्मूला। उसके बाद आते हैं टी बी, उसके बाद आते हैं डी एफ पी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कब आता है? जब हम सोल्यूट में किसी भी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में हम सोल्यूट मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो पहले जितना था उससे भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। ये भी मोलैलिटी पे डिपेंड करता है, और के एफ, ठीक है, यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, उस यहाँ पे भी मोलैलिटी का फॉर्मूला वही होगा जो मोलैलिटी यहाँ पे पढ़ी है। और यहाँ पे टी एफ, डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाती है टी एफ नॉट माइनस टी एफ। क्यों ऐसा हुआ? टी एफ नॉट क्या है? टी एफ नॉट है वहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और टी एफ क्या है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि मैंने बताया है कि सोल्यूट ऐड करने पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाती है? पहले से भी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए टी एफ नॉट माइनस टी एफ आएगा इक्वल टू डेल्टा टी एफ। समझ में? क्लियर हुई? ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है पाई इज इक्वल टू, और पाई क्या है? यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करते हैं। पाई इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई आर, यानी गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई टेम्परेचर। और इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी सोल्यूशन के लिए निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब होता है कि लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपरटोनिक मतलब हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, और आइसोटोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर्स दो अलग अलग सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर हुआ? फिर आता है वॉन्ट हैव फैक्टर। अब ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, और मैक्सिमम अगर सोल्यूशन से न्यूमेरिकल आपको मिल रहे हैं तो वॉन्ट हैव फैक्टर से रिलेटेड ही 99.9% चांसेस हैं, या 95% चांसेस हैं कि वॉन्ट हैव फैक्टर से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। तो वॉन्ट हैव फैक्टर ये किसके लिए लगता है? वॉन्ट हैव फैक्टर कब आता है? कब आता है भाई? नहीं याद है? ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन का केस आता है तो उस केस में वॉन्ट हैव फैक्टर हम लगाते हैं, और यहाँ पे आई की वैल्यू हम निकाल के, ठीक है, जो भी हमारा सोल्यूट होगा, जो भी हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला, अगर ये पाई ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला ये था, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यही फॉर्मूला बन जाएगा, पाई इज इक्वल टू आई सी आर और टी। ठीक है, क्योंकि उसको भी कंसिडर करेंगे कि, ठीक है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर को भी कंसिडर करेंगे। आई इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
मोल्स आफ्टर किसके मोल्स, सल्यूट के मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड, क्योंकि हमेशा होता है कि ऑब्जर्व्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो ज़्यादा आती हैं इन कंपेरिजन टू कैलकुलेटेड। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्जर्व में क्या होगा, एक्चुअल आपको मिलेंगे कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद, और कैलकुलेशन में क्या था कि हम वांट फैक्टर को कंसिडर ही नहीं करते थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हमेशा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं कैलकुलेटेड की कम आती हैं, ऑब्जर्व की ज़्यादा आती हैं। डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है एक से, एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा छोटी होगी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में यानी जहाँ पे डिसोसिएशन एसोसिएशन की कोई बात ही नहीं आएगी वहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये बढ़िया चैप्टर है क्योंकि 9 मार्क्स यहाँ से आप गेन कर सकते हैं, आराम से गेन कर सकते हैं, तो अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन आपको पूछा ही जाता है। निगेटिव इलेक्ट्रोड हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमेशा राइट साइड में रहेगा। ऑक्सीडेशन हाफ हमेशा, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, हमेशा किस पे होता है, एनोड पे होता है। जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, 2 तरह के सेल होते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम भी पढ़ रहे हैं, ये गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक हम लास्ट में पढ़ेंगे जब फेराडेज आते हैं, फेराडे के लॉज आते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में निगेटिव ऑक्सीडेशन हाफ एनोड होता है और रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है। ठीक है, कैथोड, एनोड कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में, और कैथोड कहाँ होगा, राइट साइड में। क्लियर हुआ? उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन, डैनियल सेल रिप्रेजेंटेशन इस तरह होता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आ जाता है कि क्या IUPAC के अकॉर्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है। ठीक है, जो भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा किसी भी इलेक्ट्रोड का, वही उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाएगा। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EMF ऑफ सेल निकालने के लिए ई सेल इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड किसका, रिडक्शन पोटेंशियल का, यहाँ पे RP भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, यानी जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपकी होगी उसमें अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो आपको ये कंसिडर करके चलना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा एक फॉर्मूला कि रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको पता है, ठीक है, तो आप उसी मेटल आयन के लिए, उसी आयन के लिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बस निगेटिव लगा दीजिए। समझ में? EMF ऑफ सेल कैसे निकाल सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहीं पे ई नॉट ऑफ सेल निकालने को आता है। ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट ऑफ कैथोड, ठीक है, कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट किसके लिए लगाते हैं, ये स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए लगाते हैं। ई नॉट का मतलब होता है एट 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 ATM या फिर 1 बार प्रेशर पे। ठीक है, ये कंसिडर किया जाता है, इसको स्टैंडर्ड कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में? उसके साथ साथ डेल्टा जी का फॉर्म, जो डेल्टा जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ रिलेट करती है, यानी EMF ऑफ सेल के साथ रिलेट करती है, वो फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE। ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मूले के यूज़ करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। और उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर क्या है, 0 से कम है यानी निगेटिव है, और डेल्टा E, भाई अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, तो E ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आएगा। फॉर्मूले में देख लीजिए। ठीक है, E पॉजिटिव आएगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, स्वतः जो रिएक्शन हो, खुद से हो। ठीक है, उसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी लगाने की जरूरत ना पड़े, बैटरी लगाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, उसके बाद डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव है, तो E की वैल्यू निगेटिव आएगी, और E अगर निगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होती है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो यहाँ पे E भी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग E भी 0, EMF ऑफ सेल भी 0 के इक्वल होगा। और EMF ऑफ सेल 0 के इक्वल तभी होती है जब पूरा सोल्यूशन जो हो वो किस कंडीशन में हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हो वो किस कंडीशन में हो, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में हो। ठीक है, समझ में आए? फिर आते हैं, फिर यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं जैसे रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, ठीक है, रेजिस्टिविटी जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस आता है। ठीक है, जनरली
कंडक्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि मेटालिक कंडक्टेंस और जो आपका ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में इतना ही डिफरेंस होता है कि मेटालिक कंडक्टेंस में मेटालिक के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टेंस का रीज़न होते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, कंडक्टेंस की अगर बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या होगा कि आयंस रीजन होते हैं इसके कंडक्टेंस के, ठीक है। उसके साथ साथ एक और चीज़ याद रखिएगा कि किसके केस में, इलेक्ट्रोलिटिक केस, इलेक्ट्रोलाइट के केस में, मैं यही लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, क्या बढ़ाएं, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस यानी जी से रिप्रेजेंट किया जाता है कंडक्टेंस को। इलेक्ट्रोलाइट के केस में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप किसकी बात करेंगे, मेटालिक कंडक्टेंस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मेटालिक कंडक्टेंस, तो मेटालिक कंडक्टेंस के केस में उल्टा होता है कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो कंडक्टेंस होती है यानी जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के केस में डिक्रीज करेगा, समझ में आना है, ठीक है। ये मेजर रीज़न होता है जिसको आप आराम से बता के, कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है तो आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी पे, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल। जैसा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी, वैसे कंडक्टेंस यानी जी का रेसिप्रोकल होता है। जी का रेसिप्रोकल कर दिया जाए 1/g, तो ये 1/g इज इक्वल टू होता है के इक्वल, और इसको हम कप्पा भी बोलते हैं, और ये कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया, क्लियर हुई, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला होता है पाई एम, लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलारिटी, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। उसके साथ साथ यही मोलारिटी हटा के हम क्या कर देंगे, मोलर हटा के इक्विवेलेंट लगा देंगे, तो ये क्या बन जाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है भाई, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट के डिसॉल्व हैं, उसी को नॉर्मेलिटी कहते हैं। और ये यहाँ पे इस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जो यूनिट आ जाती है वो बन जाती है कितनी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। उसके बाद ये कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस ये सब डाइल्यूशन पे किस तरह डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आराम से ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। इसको हर एक नोट्स में आपको रखा नहीं जाता होगा, या फिर अगर कोई एजुकेटर आपको पढ़ाता भी होगा तो बहुत कम केसेस में ये चीज़ें बताते हैं लोग। तो इसको आराम से अच्छे से समझिए, ठीक है। कभी भी डाइल्यूशन आप करोगे कंडक्टिविटी के केस में तो यहाँ पे कंडक्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं, जितना ज़्यादा पानी डालोगे उतना ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए कंडक्टेंस बढ़ता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है। कंडक्टिविटी क्योंकि हम 1 ml में लेते हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बढ़ेगा, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। ऑन डाइल्यूशन, अगर डाइल्यूशन और बढ़ाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है। वो डेफिनेशन से आप समझ लीजिए, यहाँ पे देखो मोलैरिटी दी हुई है ना, तो मोलैरिटी होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर मोलैरिटी है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है N/V, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऊपर जाएगा, अब वॉल्यूम ऊपर जाए भाई, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है ना मोलैरिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम रखोगे तो वॉल्यूम ऊपर जाएगा, और वॉल्यूम ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम यहाँ पे जब डाइल्यूशन कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। समझ में आया, सेम कंडीशन क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कंडीशन सेम होती है। फिर आ जाते हैं कोलार्स लॉ, ठीक है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। यहाँ पे जो भी ये किसका केस बनता है, ये बनता है इनफाइनाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, जहाँ पे डाइल्यूशन इनफाइनाइट केस में कर दिया गया है, मतलब आयंस बहुत दूर दूर चले गए हैं, तो वो क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट माइग्रेशंस करेंगे, और उसका केस बनता है ये फॉर्मूला बन जाता है। फिर आते हैं फैराडे के फर्स्ट लॉ पे। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रोलिटिक, अब ये देखो ये इलेक्ट्रोलिटिक
सेल की बात की जा रही है, अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे थे इससे पहले, अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का फॉर्मूला यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, जो फेराडे का फर्स्ट लॉ था, उसमें वो कहते हैं कि जो भी डिपोजिशन होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वो उसका मास इज इक्वल टू होगा ZIT, ठीक है, ZIT के इक्वल, वेयर यहाँ पे Z की वैल्यू क्या हो जाती है, Z की वैल्यू हो जाती है मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, Z इज इक्वल टू हो जाता है मोलर मास, ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो भी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, और फेराडे, ठीक है, 9650 कूलाम्ब मल्टीप्लाई, यहाँ पे I क्या है, करंट है, और T क्या है, कितने टाइम के लिए वो करंट ट्रांसफ़र की गई है, ठीक है। उसके साथ साथ सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे का सेकेंड लॉ जो था वो क्या कहता है कि कितने, अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट दो अलग अलग बैटरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल को प्रोवाइड की जा रही है, तो उनके केस में जो जितना मास डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है, किसके इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट वेट के, सोल्यूट के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, और इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, समझ में आया। देखिए न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ से सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल्स आप अपने से अगर नहीं लगा रहे हैं, और इनका यही जो ये क्विक रिवीजन है, ये अपने से नहीं कर रहे हैं, लिख के नहीं कर रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं, 23 मार्क्स से आप दूर हो जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे, ठीक है, भूलेंगे चीज़ें बहुत जल्दी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्विक रिवीजन करो, पीरियोडिक रिवीजन करो, लेकिन करो, समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े, फिर आता है केमिकल काइनेटिक्स, हमारा सबसे प्यारा चैप्टर, जिसमें हमें बहुत कम चीज़ें मिलेंगी, बहुत कम चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं इसलिए, लेकिन जो भी पूछी जाएंगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकल्स, वो आपको आराम से करने हैं। प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो यहाँ के जितने भी मार्क्स हैं, 7 मार्क्स हैं, ठीक है, 7 या 6 मार्क्स का है, ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन आपको रिप्रेजेंट निकालना आना चाहिए, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है जो भी उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। अगर रिएक्टेंट का केस है तो रिएक्टेंट के केस में हमेशा डिक्रीज, माइनस में हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों लिखते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट का केस, रिएक्टेंट हमेशा जब भी टाइम इंक्रीज करता है तो वो डिक्रीज करते जाता है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करती है, इसलिए माइनस में लिखा जाएगा, और जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसको हम रेसिप्रोकल में रख देते हैं। फिर आते हैं रेट लॉ पे। रेट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी एक जनरल रिएक्शन है तो इस जनरल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट to the power x or y, where x or y may be equal to their stoichiometric coefficient, may not be equal to their stoichiometric coefficient। यानी यहाँ पे जो a के पावर x और y के पावर b के पावर y गया है, ये x और y stoichiometric coefficient के इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इनका जो सम होगा वो n के इक्वल होगा, और ये n क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताता है, ठीक है, यही n, ठीक है, किसको बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। मतलब कभी कभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसे रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन दे देगा और उसके लिए रेट डिफाइन कर देगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछ लेगा, या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे देगा, आपसे रेट पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी में भी दिए हैं, कोई कहीं से भी आप अगर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, PYQs भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। फिर आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, दो इंपॉर्टेंट हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दोनों अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए आपकी नैया पार है केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका देखो, इसका डेरिवेशन नहीं आता है, इसका केवल और केवल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आता है, और वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, ए इज इक्वल टू, ए क्या है, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। ए क्या है, ए क्या है भाई, ठीक है, इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो ए नॉट है, और ए है टी टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन बची है रिएक्शन की, रिएक्टेंट की, वो है ए, ठीक है, आफ्टर टाइम टी।
एज देखो नॉट जहाँ भी लगा है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, और जो ए लिखा हुआ है ये फाइनल कंसंट्रेशन है आफ्टर टाइम टी। ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। और इसमें इसके ग्राफ्स आपको याद रखने हैं। देखिए इसी के बेसिस पे ये ग्राफ बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है, टी टाइम टी और ए कंसंट्रेशन ए को लेकर, ठीक है, समझ में आया। और देख रहे हो कि आप ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है ना, ठीक है। लेकिन अगर रेट पे देखें तो रेट पे डिपेंड ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो मतलब क्या हुआ कि आर जो होगा, आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो होगा। अब ये किसी के पावर जीरो होगा तो यहाँ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर नहीं रहा है, कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, सेम रहेगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। समझ में आया? तो ग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं आपके यहाँ पे, केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी ग्राफ हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो एक्टिवेशन एनर्जी के हो, चाहे रेट ऑफ रिएक्शन के हो, ठीक है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर के हो, चाहे सेकंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर के रिएक्शन हो। सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर ये सब नहीं पूछे जाते, बहुत कम केसेस बनते हैं, तो उतना प्रेफरेंस, मतलब कई साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने देखे हैं तो वहाँ पे नहीं पूछा गया, इसलिए मैं आपको भटकाऊंगा नहीं, आपको सही डायरेक्शन में ले जाऊंगा। चलिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के इज इक्वल टू वेयर के क्या है, वही कांस्टेंट, ठीक है, रेट लॉ का कांस्टेंट, के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट जिसे कहते हैं, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन पी। पी नॉट क्या है, वही फिर से बताया कि इनिशियल कंसंट्रेशन, और पी क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं, लॉग पी नॉट अपॉन पी इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। यहीं से इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये ग्राफ बनता है। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, लेकिन ये जीरो नहीं होती है टिल एंड, ठीक है। ये नहीं होगा कि ये जीरो हो जाएगी, ये इस तरह से डिक्रीज करती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाफ लाइफ, ठीक है, देखो यहाँ पे हाफ लाइफ जो है फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, लेकिन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है मतलब हाफ लाइफ, किसी भी रिएक्शन की आप हाफ लाइफ लीजिए तो हमेशा सेम होगी, ठीक है, अगर के की वैल्यू सेम है तो, ठीक है, यानी रेट कांस्टेंट अगर किसी दो रिएक्शन के लिए सेम है तो उनके हाफ लाइफ क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब वो सेम टाइम पे 50% अपना 50% क्या करेंगे, अचीव करेंगे, समझ में, रिलीज करेंगे या फिर कह सकते हो ख़त्म करेंगे, ठीक है। अरीनियस इक्वेशन, ठीक है, लास्ट टॉपिक यहाँ का। अरीनियस इक्वेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा कोलिजन थियरी और, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, कैटलिस्ट क्या करता है उसके बारे में, ठीक है। ये अरीनियस इक्वेशन का फॉर्मूला, ठीक है, क्या था फॉर्मूला, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ठीक है। ये लॉग के का फॉर्मूला यानी के का फॉर्मूला बनता है, ये अरीनियस इक्वेशन है जो कि दिया गया था अरीनियस सर के द्वारा, ठीक है। इस अरीनियस इक्वेशन में यहाँ पे इसी के थ्रू, ये देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा भी है, इसी के थ्रू हम ग्राफ बनाते हैं, तो लॉग के और 1 अपॉन टाइम के बीच जो ग्राफ बनता है, ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है, तो ये ग्राफ कैसा है, ऐसे निगेटिव स्लोप के साथ बन रहा है, और यहाँ पे इसका स्लोप क्या है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ठीक है। वेयर ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर आपको अलग अलग के के लिए, दो अलग अलग के के लिए, यानी दो अलग अलग रेट कांस्टेंट के लिए अलग अलग टेम्परेचर्स पे आप क्या करना चाहते हैं, फॉर्मूला निकालना चाहते हैं या कोई इक्वेशन, कोई न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए log K2 ये फॉर्मूला बन जाता है, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाता है इसका। इसके साथ साथ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करती है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है भाई,
ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, देखिए मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिएक्टेंट को चाहिए होगी क्या करने के लिए, प्रोडक्ट तक पहुँचने के लिए, वो उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि एक ऐसी लिमिट जिसको अगर वो क्रॉस कर लिया, रिएक्टेंट क्रॉस कर लिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उसी एनर्जी को हम कहते हैं, कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया, क्लियर हुआ। ठीक है, अब जब भी हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट बहुत जल्दी रिएक्शन कैसे करा देता है या एनहांस कैसे करता है रिएक्शन के रेट को, तो उसको एनहांस करने के लिए वो क्या करते हैं, बस सिंपल सा एक ट्रिक लगाते हैं कि इस एक्टिवेशन एनर्जी को वो डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जो एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से, यहाँ से होके जा रही थी, ऊपर से होके जा रही थी, उसी एक्टिवेशन एनर्जी को उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से होके जा रही थी, उसी एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट ने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, और डिक्रीज करके, ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन फुलफिल करा दी, कंप्लीट करा दी। ठीक है, तो ये जो नीला वाला है ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है, और जो ये पिंक वाला है ये विदाउट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है। ठीक है, इसीलिए कैटलिस्ट के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इन्हांस हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब बारी आती है आपको थैंक यू बोलने की। आई होप ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जितना भी मैंने अभी फॉर्मूलाज दिए हैं, रिपीट करके इस वीडियो को देखिए और उन फॉर्मूला को नोट करते जाइए। ठीक है, आपके लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट है 23 का टारगेट, और 23 आउट ऑफ 23 अगर लाने हैं यहाँ पे तो आपको ये करना पड़ेगा। समझ में आया, और न्यूमेरिकल्स जरूर लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।